माधव कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात दिग्विजय से होती है। अरे माधव मेरे दोस्त, तुम कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? अरे दिग्विजय, मैं तो यहीं रहता हूँ, नजदीक ही मेरा घर है। वैसे तुम इस रामपुर में कैसे? तुम तो महानगर में रहते थे ना? तुमने तो बताया भी नहीं तुम रामपुर कब आए। तुम तो बिना बताए ही महानगर से अचानक गायब हो गए। हाँ दिग्विजय, महानगर में मन नहीं लगता था। पिताजी और अम्मा रामपुर में ही रहते थे। फिर पिताजी का देहांत हो गया, अम्मा अकेले ही रह गई और अम्मा का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए वो महानगर नहीं आना चाहती थी। मेरा भी अकेले महानगर में मन नहीं लगता था और रामपुर में अम्मा भी अकेली थी, तो मैंने सोचा मैं भी रामपुर में ही रहने लगता हूँ। और वैसे हमारी खेती बाड़ी भी बहुत थी, इसलिए मैं रामपुर रहना ही बेहतर समझा। वैसे महानगर का जीना भी कोई जीना है। मुझे रामपुर में बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे मजदूर हैं जो खेत का काम संभाल लेते हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, साफ हवा है, साफ सुथरा पानी है। महानगर से तो अच्छा ही है। अच्छा भाई, तो ये बात है। वैसे तेरा घर कहाँ है? अपने घर में लेकर नहीं जाएगा? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। तू तो सिर्फ घर ले जाने की बात कर रहा है। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन मेरे घर पर ही रह। तू महानगर को भूल जाएगा। थोड़े दिन रामपुर में रहकर भी तो देख कि कितना अच्छा लगता है। मैं गारंटी लेता हूँ कि तुझे महानगर फीका लगने लगेगा। चलो ना, पास में ही मेरा घर है। अच्छा भाई, ठीक है, तू कहता है तो कुछ दिन तेरे यहाँ रह लेता हूँ। ऐसा कहकर माधव दिग्विजय को अपने घर लेकर जाता है। दिग्विजय की नजर जैसे ही कावेरी पर पड़ती है, वो उसे देखता ही रह जाता है। अरे माधव, ये कौन है? और ये छोटा लड़का? ऐसी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर माधव कावेरी के बारे में सारी बातें बताता है। अच्छा, तो ये बात है। सचमुच उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ। वैसे दीदी, आप मुझे भी अपने भाई की तरह ही समझो, क्योंकि माधव भी मेरे भाई की तरह है। उसकी बहन मेरी बहन हुई। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपके दोनों भाई आपको कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होने देंगे। कावेरी को ये सुन बहुत खुशी होती है कि उसे ईश्वर ने दो भाई दिए जो उसके खून के रिश्ते में नहीं थे। दिग्विजय भी कुछ दिन वहीं रुक जाता है। आर्यन भी दिग्विजय के साथ बहुत घुल मिल जाता है। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन दिग्विजय माधव से कहता है, माधव, बहुत दिन हो चुके हैं। वैसे तू सच कह रहा था कि महानगर से अच्छा रामपुर है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अब महानगर वापस लौट जाता हूं। वहां बहुत काम पड़ा है। वैसे माधव, मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूं। अगर तू कहे तो मैं कावेरी और आर्यन को कुछ दिनों के लिए अपने यहां लेकर जाना चाहता हूं। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि महानगर कैसा होता है। 2-4 दिन वहां रहेंगे, फिर मैं उन्हें खुद यहां आकर छोड़ दूंगा। आखिर वो मेरी भी तो बहन है। क्या मैं अपनी बहन और भांजे को कुछ दिनों के लिए अपने यहां लेकर जा सकता हूं? अरे हाँ हाँ दिग्विजय, ये भी कोई पूछने की बात है। जैसे वो मेरी बहन है, वैसे ही तुम्हारी भी बहन है। अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम उन्हें लेकर जाओ। वो जितना दिन वहां रहना चाहे रह सकते हैं। जब दीदी का मन होगा तब तुम उसे वापस छोड़कर चले जाना, या फिर मुझे बुला लेना, मैं उन्हें लेने आ जाऊंगा। वैसे भी वो इतने सालों तक घर में ही रहती हैं, कभी बाहर नहीं गई। मैंने तो उनसे कितनी बार कहा, लेकिन वो बाहर निकलती ही नहीं है। इसी बहाने से वो बाहर जाकर महानगर तो देख लेगी। आर्यन भी महानगर जाने के लिए जिद करने लगता है, तो कावेरी भी इस बात के लिए मान जाती है और फिर दिग्विजय उन्हें महानगर में अपने घर लेकर जाता है। देखो आर्यन, यहाँ कोई शरारत मत करना। कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना के लोग न बहुत भूलें। बुरे होते हैं। अगर तुमने कोई शरारत की तो वो तुम्हें मार भी सकते हैं। तो तुम यहाँ चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहना, बाहर निकलने की हिम्मत मत करना। इस कमरे के बाहर बहुत बड़े बड़े भूत रहते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। दिग्विजय आर्यन को डरा धमका कर एक कमरे में रखता है और आर्यन भी उसकी बातों में आकर उस कमरे से बाहर नहीं निकलता। वो बहुत डर जाता है। एक दिन ऐसे ही दिग्विजय कावेरी के कमरे में जाता है और कहता है, कावेरी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो।
मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दरअसल मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जा चुकी है, तब से मैं बहुत अकेला हूँ। जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हारे ही ख्याल में रहता हूँ। कावेरी, तुम्हें भी, तुम्हारे पति ने भी तुम्हें छोड़ दिया है। इस वक्त हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मैं तुम्हें इस घर में अपनी पत्नी की जगह देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये बात सुनकर कावेरी को बहुत बड़ा धक्का लगता है। ये तुम क्या बके जा रहे हो? होश में तो हो। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति भी जीने जिंदा हैं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे मन में ऐसी गंदगी भरी है। तुम इतने दिनों तक तो मुझे बहन का कहते थे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे मन में इतनी गंदी बातें चल रही हैं। तुमने एक बहन और भाई के रिश्ते को कलंकित किया है। मैंने तुम्हें माधव की तरह अपना भाई समझा था, लेकिन तुम तो कुछ और ही निकले। इतनी घटिया सोच तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे? अरे काहे की बहन, वो तो मैं बस यूं ही कह दिया था। अगर मैं तुम्हें वहां बहन ना बनाता तो क्या तुम मेरे साथ आती? नहीं ना। और ना ही माधव तुम्हें मेरे साथ भेजता। इसलिए मैंने बहन भाई का नाटक किया। मुझे तो तुम उसी दिन पसंद आ गई थी जिस दिन मैं माधव के घर आया था। ऐसी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नाटक क्यों ना करना पड़े। नीच और घटिया आदमी, मैं तुम्हारे मंसूबे कभी पूरे नहीं होने दूंगी। अभी के अभी माधव को यहाँ बुलाओ। मैं उसे तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई बता दूंगी। तुम कितनी घटिया और गिरे हुए आदमी हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं माधव को यहाँ बुलाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। अब तुम उस मुंह बोले भाई को भूल जाओ। मेरे बारे में सोचो। हम दोनों अपनी जिंदगी आराम से बिताएंगे। शादी के लिए हाँ कर दो। वैसे भी तुम खुद तो अनाथ हो, तुम्हारा तो कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें इतनी अच्छी जिंदगी दे रहा हूँ, तो हाँ करने में तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारा ही फायदा है। हाँ कर दो। जरा तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के साथ क्या करूंगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चे का नाम लेने की? आर्यन कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है? कुछ किया तो नहीं है, लेकिन अगर तुमने हाँ नहीं की तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। 2 दिन आराम से सोचना। अगर तुमने मना करने की कोशिश की तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे आर्यन के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। फिर बाद में मुझे मत कहना। तुम इसी कमरे में बंद रहो, बाहर निकलने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारा आर्यन मेरे कब्जे में है, समझी? कावेरी बहुत चिंता में पड़ जाती है। इधर माधव को कावेरी और आर्यन की बहुत याद आती है। वो अपनी माँ से कहता है, जब से दीदी और आर्यन यहाँ से गए हैं मेरा तो इस घर में मन ही नहीं लग रहा। मुझे आर्यन की बहुत याद आ रही है। तो तूने उन्हें यहाँ से भेजा ही क्यों? एक काम कर, तू भी कुछ दिनों के लिए दिग्विजय के यहाँ चला जा, फिर आते समय दोनों को लेकर ही आना। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, यही सही रहेगा। मैं भी वहाँ कुछ दिनों के लिए चला जाता हूँ। मैं जल्दी आ जाऊंगा, मैं आज ही जाता हूँ। ऐसा कहकर माधव दिग्विजय के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचने के बाद दिग्विजय उसे देख हक्का बक्का रह जाता है। माधव, तुम यहाँ किस लिए आए हो? किस लिए? मतलब क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता? वैसे मुझे दीदी और आर्यन की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा ऐसी मैं भी तुम्हारे यहाँ कुछ दिन रह के लिए और फिर दीदी और आर्यन को यहाँ से अपने साथ लेकर जाऊंगा। न भूलें। ये बात सुनकर दिग्विजय की पैरों तली जमीन खिसक जाती है। ऐसे भूत बनकर क्यों खड़े हो? दीदी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। और आर्यन कहाँ है? दिग्विजय कुछ बोल ही नहीं पाता। उसे समझ ही नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। कावेरी की आवाज सुन माधव बहुत खुश हो जाता है। वो अपने कमरे से ही चिल्लाती है, माधव, मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कावेरी की आवाज सुन माधव बहुत चौंक जाता है। ये तो दीदी की आवाज है। माधव दौड़ते हुए कावेरी के कमरे के पास जाता है और वो कमरा खोलता है। कावेरी माधव को सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनकर माधव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साले कुत्ते दिग्विजय, तेरी इतनी हिम्मत! तुमने मेरे बहन के साथ इतनी घिनौनी हरकत करनी था। गलती मेरी ही है जो मैंने तुझ पर भरोसा किया और तेरे साथ इन्हें यहाँ भेज दिया। मुझे लगा तू मेरी बहन को अपनी बहन मानता है, इसी नाते मैंने उन्हें यहाँ भेजा। मैंने तुझ पर इतना यकीन किया और तूने मेरे भरोसे का ये सिला दिया। साले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे इस बात की सजा जरूर मिलेगी। तभी वहाँ पर विक्रम प्रताप भी आता है। कावेरी को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कावेरी, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम यहाँ रह रही थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। और दिग्विजय, तुम जानते भी हो ये मेरी पत्नी है।
मेरी पत्नी तुम्हारे घर पर कैसे? कावेरी को भी अपने आंखों पर यकीन नहीं होता। वो भी विक्रम प्रताप को देख बहुत चौंक जाती है और मन ही मन बहुत खुश भी हो जाती है। माधव विक्रम प्रताप को सारी बातें बताता है। विक्रम प्रताप को ये सारी बातें सुन दिग्विजय पर बहुत गुस्सा आता है। साले नीच कहीं के घटिया आदमी, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी पत्नी पर बुरी नजर रखने की? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू इतना नीच और गिरा हुआ आदमी है। तेरी और मेरे बीच में जो सौदा हुआ था वो तो तू भूल ही जा। अब तू तो सीधा जेल जाकर चक्की पीसेगा। मैं अभी दरोगा जी को बुलाता हूं। तूने मेरी पत्नी और मेरे बेटे को जबरन यहां रखा है, उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, धोखाधड़ी की है। तुझे इस बात की सजा जरूर मिलेगी। वो तो अच्छा हुआ मैं व्यापार के सिलसिले में बात करने के लिए यहां आया, नहीं तो मुझे इतनी बड़ी बात पता ही नहीं चलती कि तू कितना बड़ा धोखेबाज है। फिर वहाँ पुलिस आती है और दिग्विजय को पकड़कर ले जाते हैं। उसके बाद माधव विक्रम प्रताप और कावेरी को अपने घर लेकर जाता है। वहाँ जाकर विक्रम प्रताप कावेरी से कहता है, मुझे माफ कर देना कावेरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं बहुत बुरा हूँ। मुझे तुम जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है। मैं अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैं न जाने कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चला। तुमने झूठ क्यों बोला कावेरी? वो पेड़ आम का ही था। तुमने तो उसके पत्ते खाकर भी देखे थे। उसके बाद भी तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने तब मुझे क्यों नहीं बताया जब मैं तुम्हें घर से निकल रहा था? तुम मुझे बता सकती थी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपने आप को सजा क्यों दी? अगर मैंने उस दिन आपसे झूठ बोला होता तो शायद आज आप जिंदा ना होते। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आपके लिए आपका आत्मसम्मान ही सब कुछ है। अगर उस दिन मैं झूठ ना बोलती तो आप अपना आत्मसम्मान को बैठते और आप ऐसे जी नहीं पाते। इसलिए मैंने झूठ बोला। और आपको याद है, एक बार आपने मुझसे पूछा था कि आपकी कीमत मेरी नजरों में क्या है। तब मैंने आपको नमक कहा था। देखने के लिए आपको उस बात का भी बहुत गुस्सा आया था। आपने मेरी पूरी बात सुनी भी नहीं। अगर सुनते तो मैं आपको यही कहती कि जिस तरह हर भोजन, हर खाना नमक के बिना अधूरा है, बेस्वाद है, इसी तरह मेरी जिंदगी भी आपके बिना अधूरी है, बेस्वाद है। आपके बिना मेरी जिंदगी में कोई स्वाद नहीं। वो एक नीरस भोजन की तरह है जो बिना नमक का होता है। ये सारी बातें सुनकर विक्रम प्रताप को बहुत बुरा लगता है। वो कावेरी से माफी मांगता है और माधव से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद माधव, जो तुमने मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का इतने अच्छे से ख्याल रखा। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। आज मैं एक भाई से उसकी बहन को ले जाने के लिए इजाजत मांगता हूँ। तुम्हारी मंजूरी हो तो क्या मैं इन्हें लेकर जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल जीजा जी, आप लेकर जा सकते हैं। तुम्हारा जब भी मन करे तो हमारे घर आ सकते हो। आखिर वो घर तुम्हारे बहन का घर है, तुम्हारे भांजे का घर है। तुम्हारा जब भी मन करे तुम अपने बहन को तुम्हारे घर भी ला सकते हो। आखिर ये उसका मायका जो है। तुमने एक मायके का पूरा फर्ज निभाया है। और इस तरह कावेरी अपने पति के साथ अपने घर लौट जाती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं। उस दिन से विक्रम प्रताप भी पूरी तरह से बदल जाता है।